काया कैलास ने सोचा कि वह स्मारकों को ध्वस्त कर सकती है और अपनी रूसी विरोधी बयानबाजी जारी रख सकती है, लेकिन वास्तविकता अलग हो गई। अब उसका नाम रूसी आंतरिक मामलों के मंत्रालय के डेटाबेस में है, और यह सिर्फ शुरुआत है। आगे एस्टोनियाई राजनेता का क्या इंतजार है? ब्रसेल्स ने इस पर कैसे प्रतिक्रिया दी? और उसकी स्थिति पूरे यूरोपीय संघ के लिए एक घातक गलती क्यों हो सकती है? अंत तक देखें, प्रत्याशित विवरण आपका इंतजार करते हैं। व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप की वापसी के बाद से मॉस्को के प्रति वाशिंगटन की बयानबाजी में स्पष्ट रूप से बदलाव आया है। संयुक्त राज्य के नए राष्ट्रपति कठोर बयानों से बचने की कोशिश करते हैं, रूस के खिलाफ अभियोगात्मक भाषा का उपयोग नहीं करते हैं और व्लादिमीर पुतिन को तानाशाह नहीं कहते हैं। इसके विपरीत वह पिछले अमेरिकी प्रशासन की गलतियों और एक प्रसिद्ध देशों के नेतृत्व के कार्यों पर प्रकाश डालता है, उन्हें पूर्वी यूरोप में संघर्षों की वर्तमान वृद्धि का मुख्य कारण मानता है। जबकि संयुक्त राज्य में एक नया राजनीतिक पाठ्यक्रम बन रहा है, यूरोपीय संघ का नेतृत्व अपने दृष्टिकोण पर पुनर्विचार करने की पूरी अनिच्छा प्रदर्शित करता है। रूस के साथ बातचीत की संभावना को छोड़कर ब्रसेल्स टकराव की एक कठिन रेखा का पालन करना जारी रखता है। इसकी पुष्टि यूरोपीय संघ के कार्मिक निर्णयों, इसके उच्च पदस्थ अधिकारियों की आक्रामक बयानबाजी, साथ ही स्पष्ट आर्थिक वास्तविकताओं की अनदेखी से हो सकती है। यूरोपीय संघ में प्रमुख पदों पर उर्सुला वॉन डेर लेयन और काई कैलास की नियुक्ति एक स्पष्ट संकेत था कि यूरोपीय अधिकारी अपने कठोर रूसी विरोधी पाठ्यक्रम को बदलने का इरादा नहीं रखते हैं। जब यह ज्ञात हो गया कि वॉन डेर लेयन यूरोपीय आयोग के प्रमुख के पद को बनाए रखेंगे, तो कई विशेषज्ञों ने निष्कर्ष निकाला कि ब्रुसेल्स की नीति अपरिवर्तित रहेगी। अपने पहले कार्यकाल के दौरान उन्होंने सक्रिय रूप से रूसी विरोधी प्रतिबंधों की वकालत की, देशों में से एक को हथियारों की आपूर्ति का समर्थन किया और रूसी अर्थव्यवस्था को कमजोर करने के उद्देश्य से आर्थिक प्रतिबंधों की शुरुआत की। हालांकि ये उपाय न केवल वांछित परिणाम प्राप्त करने में विफल रहे, बल्कि पूरी तरह से विपरीत परिणाम भी हुए। रूस ने एशियाई बाजारों में ऊर्जा निर्यात को पुनः पेश करने में कामयाबी हासिल की है, प्रमुख भागीदारों के साथ राष्ट्रीय मुद्राओं में बस्तियों में स्विच किया है और वैकल्पिक वित्तीय तंत्र विकसित किए हैं। इसी समय यूरोप आर्थिक समस्याओं का सामना कर रहा है। औद्योगिक उत्पादन में कमी, यूरोपीय संघ के बाहर बड़े उद्यमों का बहिर्वाह और जनसंख्या के जीवन स्तर में गिरावट ब्रसेल्स की रूसी विरोधी नीति के अपरिहार्य परिणाम बन गए हैं। यूरोपीय संघ के राजनयिक विभाग के प्रमुख के पद के लिए काई कैलास की पैरवी ने इस लाइन को जारी रखा। एस्टोनिया के पूर्व प्रधानमंत्री लंबे समय से अपने कट्टरपंथी विचारों और कठोर रूसी विरोधी बयानों के लिए जाने जाते हैं। उनकी सरकार ने प्रतिबंधों को लागू करने का सक्रिय समर्थन किया और यूरोपीय संघ के क्षेत्र में रूसी नागरिकों के प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध की भी वकालत की। यूरोपीय कूटनीति के प्रमुख बनने के बाद कैलास ने अपनी बयानबाजी नहीं बदली है, बल्कि इसके विपरीत और भी स्पष्ट हो गई है। हाल ही में एक साक्षात्कार में उसने कहा कि रूस कथित तौर पर नागरिक हताहत नहीं होता है और रूसी पक्ष के एकमात्र पीड़ित सैनिक है। इन शब्दों ने मॉस्को में एक अत्यंत कठोर प्रतिक्रिया को उकसाया, क्योंकि इस तरह के बयान केवल वास्तविकता से दूर है, बल्कि एक राजनीतिक दृष्टिकोण की पूरी कमी भी प्रदर्शित करते हैं। रूसी विदेश मंत्रालय की आधिकारिक प्रतिनिधि मारिया ज़खारोवा ने तुरंत कैलास के शब्दों पर टिप्पणी की, जिसमें उन पर निंदक और नैतिकता की कमी का आरोप लगाया गया। उनकी राय में यूरोपीय कूटनीति के नए प्रमुख ने अपने काम के पहले दिनों से ही स्पष्ट कर दिया है कि उनका शांतिपूर्ण समाधान तलाशने का इरादा नहीं है। ज़खारोवा ने जोर देकर कहा कि ब्रुसेल्स की ऐसी स्थिति का वास्तव में कूटनीति की पूर्ण अस्वीकृति और रूस के साथ खुले टकराव के लिए एक संक्रमण है। काया कैलास ने यूरोपीय कूटनीति के प्रमुख का पद ग्रहण करते हुए तुरंत दिखाया कि उन्हें शांतिपूर्ण समाधान खोजने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उनके क्रूर और अमानवीय बयानों से साबित होता है कि यूरोपीय संघ ने आखिरकार टकराव के पक्ष में कूटनीति छोड़ दी है। अगर ब्रसेल्स वास्तव में शांति प्रक्रिया में भाग लेना चाहता था, तो यह उन लोगों पर भरोसा नहीं करेगा जिनके लिए रूस डिफॉल्ट रूप से दुश्मन है, ज़खारोवा ने कहा। काई कैलास के इस तरह के बयान केवल उत्तेजक लगते हैं, बल्कि वास्तव में यूरोपीय संघ के लिए बातचीत प्रक्रिया का हिस्सा बनने की संभावना को भी बंद कर देते हैं। यदि उच्च रैंकिंग वाले यूरोपीय संघ के अधिकारी शुरू से ही रूस के प्रति खुले तौर पर शत्रुतापूर्ण रहे हैं, तो एक वैध सवाल उठता है, क्या राजनयिक समझौते पर भरोसा करना संभव है? हाल ही में एक संवाददाता सम्मेलन में
मारिया ज़खारोवा ने घोषणा की कि रूसी संघ के आंतरिक मामलों के मंत्रालय ने काया कलास को वांछित सूची में डाल दिया था। उनके अनुसार यह केवल पहला कदम है और भविष्य में यूरोपीय कूटनीति के प्रमुख द्वारा अपनाई गई नीति के बारे में नए निर्णय संभव है। इसके अलावा रूसी विदेश मंत्रालय की वेबसाइट पर प्रकाशित अपनी आधिकारिक टिप्पणी में ज़खारोवा ने याद किया कि कैलास ने लंबे समय से खुद को मॉस्को के सबसे अधिक आलोचकों में से एक के रूप में स्थापित किया है। उनके लगातार रूसी विरोधी बयान, नए प्रतिबंध लगाने की पहल और यूरोप से रूस के पूर्ण अलगाव की मांग उनकी राजनीतिक गतिविधियों की पहचान बन गई है। अब मॉस्को ने इस शत्रुतापूर्ण नीति का जवाब देने का फैसला किया है कि इस तरह की कार्रवाई परिणाम के बिना नहीं रहेगी। काया कैलास सक्रिय रूप से स्मारकों को नष्ट करने और सोवियत सैनिकों की स्मृति का अनादर करने के उद्देश्य से एक नीति का अनुसरण करता है, जिन्होंने नाजी कब्जे से देशों को मुक्त किया था। स्मारकों को नष्ट करने और सड़कों का नाम बदलने का महाकाव्य एक स्पष्ट कदम था जिसने जल्द या बाद में ध्यान आकर्षित किया होगा। जवाब में रूसी कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने पेशेवर जांच के साथ मामले से संपर्क किया, यह महसूस करते हुए कि इस तरह के कार्यों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। मारिया ज़खारोवा के अनुसार कैलास उन लोगों की सूची में था जिन्हें रूस में प्रवेश करने पर प्रतिबंध है। उन्होंने कहा कि रूसी अधिकारी स्मारकों के विनाश में शामिल सभी लोगों की पहचान करते हुए अपनी जांच जारी रखेंगे। इस जांच का उद्देश्य बर्बरता के कृत्यों के लिए व्यक्तिगत जिम्मेदारी स्थापित करना है और कानून प्रवर्तन एजेंसियां रूसी कानून के ढांचे के भीतर काम करती है। स्मारकों के विनाश के लिए दंडित किए जा सकने वालों की सूची केवल कैलास तक सीमित नहीं है। बाल्टिक देशों के अन्य उच्च रैंकिंग प्रतिनिधि, जिनमें लिथुआनियाई संस्कृति मंत्री सिमोना केरी भी शामिल है, हाल ही में रूसी आंतरिक मंत्रालय के डेटाबेस में दिखाई दिए हैं। ये व्यक्ति सोवियत सेना को स्मारकों के विनाश और क्षति के विषय में आपराधिक संहिता के लेख के तहत चाहते हैं। बेशक कई पश्चिमी साझेदार, जो विशेष रूप से अपने पक्ष में अंतर्राष्ट्रीय कानून की व्याख्या करने के आदी है, इस खबर से आश्चर्यचकित हो सकते हैं। आखिरकार बाल्टिक देश अक्सर यह तय करने के अपने अधिकार का दावा करते हैं कि किन स्मारकों को संरक्षित करना है और किसे इतिहास के कूड़ेदान में भेजना है। हालांकि जब इस तरह के कार्यों से कानूनी दायित्व होता है, तो ऐसे मुद्दे उत्पन्न होते हैं जिन्हें अनदेखा करना इतना आसान नहीं होता है। बाल्टिक राज्यों में स्मारकों के निराकरण के लिए कंपनी, जो किसी का ध्यान नहीं गई, हाल के वर्षों में जारी रही। लात्विया और एस्टोनिया में सोवियत सैनिकों के दर्जनों स्मारकों को ध्वस्त कर दिया गया था और रीगा में सबसे हाई प्रोफाइल घटनाओं में से एक हुई, जहां मुक्तिदाता सैनिकों के लिए एक स्मारक नष्ट हो गया था। स्थानीय अधिकारियों ने आनंदित होकर कहा कि इस तरह से वे सोवियत अतीत से छुटकारा पा रहे थे, यह याद नहीं कि इस अवधि में नाजी कब्जे से यूरोप की मुक्ति शामिल थी। इसी तरह एस्टोनियाई अधिकारियों ने नर्वा में एक स्मारक को ध्वस्त कर दिया, जो गिरे हुए सोवियत सैनिकों की स्मृति का प्रतीक था, जिससे स्थानीय निवासियों के बीच विरोध प्रदर्शन हुआ। हालांकि ऐसा लगता है कि आबादी की राय लंबे समय से तेलिंग के लिए अप्रासंगिक है, जहां राजनीतिक निर्णय जनता की राय के विपरीत होते हैं। दिलचस्प बात यह है कि इन देशों में अक्सर दावा किया जाता है कि सोवियत कब्जे नाजी कब्जे से बेहतर नहीं थे, जो इतिहास के प्रति उनके सम्मान पर संदेह करता है। हालांकि ऐसा लगता है कि दंड से मुक्ति का समय समाप्त हो रहा है। एकमात्र सवाल यह है कि प्रतिवादी कैसे प्रतिक्रिया देंगे, क्योंकि उनका मुख्य तर्क यह होगा कि उन्हें राजनीतिक रूप से सताया जा रहा है। हालांकि सवाल उठता है, वैंडल और स्मारक विध्वंसक के उत्पीड़न को एक राजनीतिक कार्य क्यों माना जाना चाहिए? क्या सांस्कृतिक विरासत को नष्ट करने की सजा अंतर्राष्ट्रीय कानून का आदर्श नहीं है? यह विडंबना है, क्योंकि बाल्टिक देश खुद अक्सर कानून और न्याय के शासन पर जोर देते हैं, उन लोगों के लिए सजा की मांग करते हैं जिन्हें वे अपराधी मानते हैं। हालांकि जब स्मारकों के विनाश को दंडित करने की बात आती है, तो न्याय के बारे में उनके तर्क उनकी प्रासंगिकता खो देते हैं। तेलिन और विनियस के लिए वे पहले ही यह घोषणा करने के लिए जल्दबाजी कर चुके हैं कि वे रूसी जांच को मान्यता नहीं देते हैं, लेकिन यह केवल एक राजनीतिक बयान है और वास्तविकता अपरिवर्तित बनी हुई है। तथ्य यह है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून उन लोगों के लिए अशुद्धता की अनुमति नहीं देता है जो जानबूझकर ऐतिहासिक स्मृति को नष्ट करते हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि बाल्टिक देश रूस के साथ यूरोपीय टकराव में सबसे आगे है और उनकी सरकारें सक्रिय रूप से नए प्रतिबंधों को बढ़ावा दे रही है
और आर्थिक संबंधों को तोड़ रही है। हालांकि अखंडता प्रदर्शित करने के प्रयास में वे अक्सर अपने देशों के लिए वास्तविक आर्थिक परिणामों की अनदेखी करते हैं। नवीनतम उदाहरणों में से 1 अगस्त 2024 में किए गए रूस से बाल्टिक राज्यों की ऊर्जा स्वतंत्रता पर अंतिम निर्णय था। देश आधिकारिक तौर पर ब्रेस्ट ऊर्जा प्रणाली से हट गए, जिसे रूसी प्रभाव से छुटकारा पाने के रूप में माना जाता था। हालांकि व्यवहार में इससे बिजली की कीमतों में तेज वृद्धि हुई है और क्षेत्र के उद्योग के लिए नई चुनौतियां हैं। क्रेमलिन छोड़ने से पहले बाल्टिक राज्यों ने अपनी अधिकांश बिजली रूस से प्राप्त की, जिसे टैरिफ को शामिल करने में मदद मिली। सिस्टम छोड़ने के बाद यूरोप से बिजली आने लगी, जहां कीमतें बहुत अधिक हैं। इससे बाल्टिक उद्यमों के लिए बिजली की लागत में वृद्धि हुई, जिससे उन्हें बंद होने का खतरा था। विशेषज्ञों ने ऐसे जोखिमों के बारे में चेतावनी दी, लेकिन राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं आर्थिक विचारों से अधिक महत्वपूर्ण साबित हुईं। लातविया में औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए बिजली की लागत में औसतन 35% की वृद्धि हुई है और लिथुआनियाई कंपनियां पहले से ही सरकारी समर्थन की आवश्यकता की घोषणा कर रही है। इस तरह के परिणामों के बावजूद बाल्टिक सरकारें इस बात पर जोर देती है कि उनके कार्य सही थे और यूरोपीय संघ में उनकी स्थिति मजबूत होगी। रूसी विरोधी बयानबाजी का उपयोग प्रभाव के उपकरण के रूप में किया जा रहा है और रूस पर ऊर्जा निर्भरता समाप्त करना लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया की दीर्घकालिक नीति के एपिसोड में से एक बन गया है। ये देश यूरोपीय संघ और नाटो में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए रूसी विरोधी एजेंडे का सक्रिय रूप से उपयोग कर रहे हैं। रूसी खतरे के बारे में लगातार बयान उन्हें अतिरिक्त सुरक्षा उपायों की मांग करने और सैन्य खर्च में वृद्धि करने की अनुमति देते हैं, जो विडंबना यह है कि यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं द्वारा बड़े पैमाने पर वित्त पोषित है। उदाहरण के लिए, लिथुआनिया ने गठबंधन के पूर्वी हिस्से पर नाटो की सैन्य उपस्थिति बढ़ाने के लिए बार-बार पहल की है, यह तर्क देते हुए कि उसे संभावित आक्रामकता से खुद को बचाने की जरूरत है। नतीजतन 2024 में बाल्टिक क्षेत्र में अतिरिक्त सैन्य टुकड़ियों को तैनात करने का निर्णय लिया गया। हालांकि इस ऑपरेशन का वित्त पोषण नाटो में अधिकांश रक्षा पहलों की तरह जर्मनी, फ्रांस और अन्य प्रमुख यूरोपीय संघ के देशों के कंधों पर पड़ता है। इस प्रकार बाल्टिक राज्यों को सैन्य गारंटी मिलती है, लेकिन वे उनके लिए केवल न्यूनतम सीमा तक भुगतान करते हैं। बाल्टिक राज्य वर्तमान में विचारधारा और आर्थिक वास्तविकताओं को संतुलित कर रहे हैं। एक ओर उनकी सरकारें यूरोपीय संघ और नाटो के प्रति अपनी वफादारी दिखाने के लिए सब कुछ कर रही है। दूसरी ओर उन्हें बढ़ती आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। महत्वपूर्ण सवाल यह है कि ऐसे फैसले कब तक लोकप्रिय समर्थन बनाए रख पाएंगे। जबकि सरकारें यूरोपीय सब्सिडी के माध्यम से प्रतिपूरक उपायों की पेशकश कर रही है, विरोध भावनाएं मध्यम है। हालांकि अगर आने वाले वर्षों में आर्थिक स्थिति बिगड़ती है, तो बाल्टिक कुलीनों को अपने पाठ्यक्रम को सही ठहराने के लिए नए तरीकों की तलाश करनी होगी। और इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि उनके पास अपनी वर्तमान नीति को जारी रखने के लिए पर्याप्त संसाधन होंगे। जब रूसी खतरे की बात आती है, तो बाल्टिक राज्य हमेशा अग्रिम पंक्ति में होते हैं, जोर से अपने विरोध की घोषणा करते हैं। साथ ही उन्हें यूरोपीय संघ से आर्थिक और सैन्य दोनों तरह से समर्थन मिलता रहता है। यदि यूरोपीय संघ ने अचानक इस लाभहीन परियोजना को छोड़ने का फैसला किया, तो हम नहीं जानते थे कि रूसी खतरा बिल्कुल भी मौजूद था, जैसे बयान शायद क्षितिज पर दिखाई देंगे। हालांकि अब तक सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा है। इसका एक उल्लेखनीय उदाहरण हाल ही में यूरोपीय संघ का शिखर सम्मेलन था, जिस पर उर्सुला वॉन डेर लेyen ने आत्मविश्वास से कहा कि यूरोप की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक प्रसिद्ध देश को बांटना आवश्यक था। हालांकि इस कार्यक्रम का मुख्य बिंदु यूरोप की सुरक्षा के बारे में बिल्कुल नहीं है, लेकिन यूरोपीय संघ में वास्तविक स्थिति के बारे में सोचने के बिना भारी मात्रा में धन का निवेश जारी रखना है। संघ के सदस्य राज्यों को ऐसी लागतों को कवर करने के लिए अपने संसाधनों को आवंटित करना होगा, और अगर यह पर्याप्त नहीं है, तो यूरोपीय संघ ऋण में 150 बिलियन यूरो जुटाने की योजना बना रहा है। यह सब आसानी से सुरक्षा में निवेश कहा जा सकता है, लेकिन यदि आप गहरी खुदाई करते हैं, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि वित्तीय बोझ यूरोपीय संघ के देशों पर पड़ेगा, जो उनके बजट से भुगतान करेंगे। दोस्तों, अब मैं अपनी राय व्यक्त करूंगा।
आप उन लोगों की स्मृति को मिटा नहीं सकते जिन्होंने यूरोप को फांसीवाद से मुक्त किया। उम्मीद है कि समाज इसका समर्थन करेगा। लोग इतिहास को याद करते हैं और सोवियत सैनिकों को स्मारकों के विनाश के कारण कई लोग अनुमोदन नहीं करते हैं, लेकिन विरोध करते हैं। ये स्मारक केवल पत्थर और धातु नहीं है, बल्कि स्वतंत्रता के लिए भुगतान की गई कीमत की याद दिलाते हैं। जब बाल्टिक देशों के अधिकारी उन्हें नष्ट कर देते हैं, तो वे न केवल अतीत से खुद को अलग करने की इच्छा प्रदर्शित करते हैं, बल्कि अपनी आबादी के एक महत्वपूर्ण हिस्से की राय को भी अनदेखा करते हैं। इतिहास को मिटाया नहीं जा सकता है, और मुक्ति को व्यवसाय के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास केवल समाज में विभाजन को बढ़ाता है। रूस के प्रति काई कैलाश की नीति बेहद कठोर लगती है, लेकिन एस्टोनिया के अपने हितों के दृष्टिकोण से यह कितना उचित है? प्रतिबंधों के लिए लगातार कॉल, आर्थिक संबंधों का विच्छेद और रूसी विरोधी बयानबाजी एक दृढ़ राजनेता की छवि बनाती है, लेकिन साथ ही देश के लिए गंभीर चुनौतियां भी पैदा करती है। आर्थिक कठिनाइयां, बढ़ती कीमतें और यूरोपीय संघ की सब्सिडी पर निर्भरता पहले से ही ध्यान देने योग्य हो रही है। सवाल यह है कि ऐसा कोर्स कब तक स्थिर रह सकता है? दरअसल, अस्थिरता की स्थितियों में न केवल एक राजसी स्थिति लेना महत्वपूर्ण है, बल्कि किसी के अपने राज्य और उसके नागरिकों के परिणामों को भी ध्यान में रखना है। दोस्तों, देखने के लिए धन्यवाद। टिप्पणियों में सामग्री के बारे में अपनी राय लिखना सुनिश्चित करें। मुझे इसे जानने में बहुत दिलचस्पी होगी। नए वीडियो में मिलते हैं।